Recording in progress. ओके देखो। तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म। देखो, आप तुम सब ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम्हें दो बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। कंसेप्ट वन, अगर मान लो कि ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम है, तो अब तुम बोलोगे सर रेयर मीडियम क्या होता है? तो मान लो ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। मान लो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो मान लो n2 ग्रेटर देन n1 है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम, जिसका कम होता है वो रेयर मीडियम। तो मान लो कि आपका ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला डेंसर है, और मान लो कोई लाइट ऐसे आ रही है और ये आपका नॉर्मल है। तो याद रखना, अगर आपकी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल के पास आ जाती है, मतलब ऐसे आ जाएगी तुम्हारी लाइट। ज्यादा ही पास कर दिया मैंने कुछ, मतलब इट विल बी लाइक दिस। तो आपकी लाइट को जाना चाहिए था सामने, पर आपकी लाइट क्या करती है, देखो नॉर्मल के पास आ जाती है। तो अगर आपकी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम जाती है, रेरर से डेंसर का मतलब है जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहां से कहां जाती है, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो आपकी लाइट नॉर्मल के पास आ जाती है। और यही कंसेप्ट नंबर टू। इसका उल्टा, मान लो कि इसका उल्टा हो जाए। मान लो कि आपका ऊपर वाला मीडियम डेंसर है और नीचे वाला मीडियम रेरर है। मान लो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, नीचे वाले का n2 है। मान लो आपको n1 ग्रेटर देन n2 दे रखा है। मान लो लाइट डेंसर से रेरर आ रही है, तो लाइट अगर डेंसर से रेरर की तरफ आती है ना, तो आपकी लाइट क्या करती है, और नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आपको ये दोनों कंसेप्ट याद रखने हैं। आपको कौन से कंसेप्ट याद रखने हैं? देखो, अगर आपकी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम आती है, रेरर से डेंसर का मतलब है जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहां से कहां आती है, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है। अगर डेंसर से रेरर जा रही है, मतलब जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां से कहां जा रही है, जब कम है, तो वो क्या करती है, जहां चाहिए सामने, पर बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाती है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, इन दोनों कंसेप्ट में कुछ पूछना है तो पूछो, कि हाउ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वो है रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म। तो देखो, सब पहले अपनी कॉपी में एक प्रिज्म बनाओ। तो आपका जो प्रिज्म होता है वो दिखने में ऐसा होता है। मान लो ये है एंगल ए, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब मान लो कि यहां से एक लाइट आ रही है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं हम इसको? इंसिडेंट लाइट। मान लो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, बाहर का n1 है, और आपको दे रखा है कि n2 ग्रेटर देन n1। मतलब अंदर वाला मीडियम क्या है, डेंसर। बाहर वाला मीडियम क्या है, रेरर। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। अब तुम यहां पे नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल का मतलब होता है कि यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। तो ये होता है आपका आई। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ
इंसिडेंस, एक बार इतना बना लो। तो सब अपनी कॉपी में एक प्रिज्म बनाओ। ये ऊपर जो एंगल ए है ना, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आपका नॉर्मल है। अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, अंदर वाला डेंसर मीडियम है। बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, वो आपका रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब वो मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। डेंसर मीडियम मतलब वो मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। लिख लो एक बार इतनी कॉपी में अपना। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। अब तुम मुझे बताओ यहां पे क्या हो रहा है, सोचो। आप मुझे बताओ यहां पे लाइट कहां से कहां जा रही है। देखो, बाहर आपका रेयर मीडियम है, अंदर आपका डेंसर मीडियम है। तो लाइट रेयर से कहां जा रही है, डेंसर। और आप मुझे बताओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल के पास आ जाएगी। मतलब इसका मतलब यह है कि आपकी लाइट को हिसाब से तो सामने जाना चाहिए था, पर आपकी लाइट नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो ये तुम्हारी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है ना। तो देखो, ये जो अंदर वाली लाइट है ना, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड लाइट। जो लाइट आ रही है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ना, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर देखो, ये आपकी लाइट अंदर रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल की, ये नॉर्मल है, देखो ये वाला नॉर्मल है। ये जो डॉटेड लाइन बना रखी है ना, ये नॉर्मल है, ये ऊपर वाला नॉर्मल नहीं है। ये तो मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये नॉर्मल है, ये वाला। तो ऑप्टिक्स में एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ देखा जाता है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, देखो ये कितना एंगल बना रही है, R1। तो R1 क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट यहां पहुंची, और तुम मुझे बताओ अब लाइट जहां पे है वो कहां से कहां जा रही है। देखो, अंदर डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है। तो आप क्या करो, वहां पे एक नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। बन गया नॉर्मल। मान लो ये वाला एंगल है R2। अब लाइट डेंसर से रेयर है, मतलब लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो लाइट आपकी नॉर्मल से दूर हो गई। तो ये आपका ई है। तो यहाँ पे R1 को मैं R2 कर देना, दोनों ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। पर ई होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। पर इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट लाइट। इमर्जेंट मतलब जो बाहर निकल रही है, इमर्ज कर रही है, प्रिज्म से बाहर निकल रही है, वो इमर्जेंट लाइट। प्रिज्म के अंदर आ रही है, वो इंसिडेंट लाइट। और प्रिज्म के अंदर जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट। जो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अंदर आपके दो एंगल है, R1 R2, दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो आपकी इमर्जेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, वापस नॉर्मल है देखो। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमरजेंस ई। लिख लो अपनी कॉपी में। और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, और इसको पीछे एक्सटेंड करो। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे ये आपका फाइनल एंगल है, ये वाला। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये पूरा डायग्राम तुम्हें याद करके जाना है। इस पूरे डायग्राम में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है, लाइट अंदर कैसे जाएगी, लाइट बाहर कैसे आएगी, एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ पे होता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट कौन सा होता है, इंसिडेंस कौन सा होता है, R1 R2 कौन सा होता है, कितनी लाइट्स है, तो इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, और आपका इमर्जेंट है। कितने एंगल है, देखो अपने 6 एंगल पड़े, I, R1, R2, E, A और डेविएशन। लिख लो, और इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। एक बार ये वापस तुम्हें पूरा बनवाऊंगा, एक बार बना लो अपनी कॉपी में। हाँ मानसी, पूरा वापस बनवा रहा हूँ मैं, पर एक बार तुम बना लो है, ताकि तुम्हें दूसरी बार नहीं बनाना पड़े। मैं तो वापस पूरा शुरू से करूंगा, ठीक है। तुम एक बार बना लो इसको अपनी कॉपी में।
सर ये नॉर्मल कैसे बनाएंगे ये समझ नहीं आया। हाँ नॉर्मल का तो एक तो नॉर्मल में डाउट है, और किस में डाउट है पूछो। नॉर्मल में एक्सप्लेन करता हूँ, देख नॉर्मल लक्ष्य, देख नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। तो जैसे मान ले कि मेरे को इस सरफेस से नॉर्मल बनाना है इस पॉइंट पे, तो वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये तेरा नॉर्मल है। आया समझ में, नहीं समझ में आया? हाँ सर अब समझ गया। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। हाँ और पूछो किसको कहाँ पे डाउट है। ठीक है देखो, एक बार मैं वापस बताता हूँ, ठीक है शुरू से। तुम्हें जहां पे भी दिक्कत है तुम मुझे वहां पे टोक देना। देखो ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लो आपकी लाइट आ रही है ऐसे, तो ये इंसिडेंट लाइट। देख यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे। नॉर्मल मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आए। अंदर का रिफ्लेक्टेंस N2, बाहर का N1। पर आपको दे रखा है कि N2 ग्रेटर देन N1 है, मतलब अंदर वाला डेंसर है, बाहर वाला रेयर है। तो लाइट को देख जाना चाहिए था सामने, पर लाइट नॉर्मल के पास, तो लाइट जाएगी ऐसे। तो ये रिफ्रेक्टेड लाइट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1। फिर यहाँ वापस नॉर्मल बनाओ, ये हो जाएगा R2। अब लाइट अंदर से बाहर आ रही है, तो बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट ऐसे जाएगी, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंसी। इसको पीछे एक्सटेंड करो, देखो तो आने वाली लाइट ये थी, जाने वाली वो है, तो ये डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ। देखो आपकी जो इंसिडेंट लाइट थी वो ऐसे आ रही थी, आपकी इमरजेंट लाइट है देखो ऐसे जा रही है, जा रही है। देखो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी इमरजेंट लाइट है। तो आपकी इंसिडेंट लाइट तो ऐसे आ रही है, इमरजेंट ऐसे जा रही है, तो डेविएशन कितना हुआ, ये डेविएशन। तो ये आपका डेविएशन एंगल हो गया। इस तरीके से बनाते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। और तुम जितने भी एंगल है वो सब नॉर्मल के साथ बनाओगे। देखो आई नॉर्मल के साथ है, देखो R1 नॉर्मल के साथ है, देखो R2 भी नॉर्मल के साथ है, और E भी नॉर्मल के साथ है। ए तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है देखो, अब एक तुम ग्राफ बना लो अपनी कप में, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये तुम्हें याद रख के जाना है कि कितना डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो आपका लाइट का कितना डेविएशन होगा वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। आपका ग्राफ ऐसा बनता है, बना लो अपनी कप में। ठीक है अब देखो, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो यार, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है। देखो आप ध्यान से सुनो, तो लिखो अपनी कप में टॉपिक लिखो, रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम प्रिज्म। जैसे मान लो कि आपके पास कोई प्रिज्म है, और मान लो कि इस प्रिज्म में व्हाइट कलर की लाइट जा रही है। कौन से कलर की लाइट जा रही है, व्हाइट कलर की लाइट जा रही है। तो व्हाइट क्लियर बना ही सकता मैं, मान लो कि ये व्हाइट कलर की लाइट है। तो होता क्या है, तुम ध्यान से सुनो। तो जैसे ही प्रिज्म में आप व्हाइट कलर की लाइट भेजते हो ना,
लाइट के 7 पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट? 7 पार्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और ये बाहर ऐसे निकलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये होते हैं वी, आई, बी, जी, वाई, ओ और आर। तो अगर तुम किसी प्रिज्म से व्हाइट कलर की लाइट भेजोगे, कौन से कलर की? व्हाइट कलर की, तो आपकी लाइट के 7 पार्ट हो जाते हैं, है ना? तो लिखो अपनी कॉपी में एक लाइन लिख लो पहले, फिर डायग्राम बनाना कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its component colors is called as dispersion। तो ये जो फेनोमेना है ना, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट में टूट जाने की जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। देखो व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, देखो उसके 7 पार्ट हो रहे हैं। वायलेट नीचे, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो रेड सबसे ऊपर होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है ना? तो देखो वायलेट कलर इज बैंडेड द मोस्ट while रेड कलर या बैंडेड डेविएटेड वर्ड यूज करना, डेविएटेड। वायलेट कलर is deviated the most while red color is deviated the least। तो लाल कलर सबसे कम डेविएट होता है। देखो लाल कलर तो आपका ज्यादा डेविएट हुआ ही नहीं, तो मतलब इंसिडेंट लाइट ये है, तो मतलब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे। तो लाल कलर तो इतना ही डेविएट हुआ, पर अपना वायलेट कलर देखो कितना डेविएट हुआ, इतना डेविएट हुआ। तो वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट while रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। लिखो अपनी कप में एक बार, और इस डायग्राम को अपनी कप में बना लो। और ध्यान रखना नीचे वायलेट इतना ऊपर रेड लिखा है, उल्टा कर दो। एक बार लिख लो अपनी कप में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लो। तो अगर तुम व्हाइट कलर की लाइट को प्रिज्मा के थ्रू भेजोगे, तो प्रिज्मा व्हाइट कलर की लाइट के 7 पार्ट कर देता है। 7 पार्ट कौन से? विब्ग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? वायलेट का। सबसे कम किसका होता है? रेड का। ठीक है। अब कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डिस्पर्जन क्यों होता है, वाई डिस्पर्जन हैपेंस। याद है मैं तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो डिस्पर्जन क्यों होता है? बिकॉज refractive index of medium because refractive index of medium is different for different colors। तो डिस्पर्जन क्यों होता है? डिस्पर्जन इसलिए होता है क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो लाल कलर की लाइट के लिए लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसलिए आपका डेविएशन भी कम होता है, डेविएशन मिनिमम। और जो वायलेट कलर की लाइट है
उसके लिए हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, तो मतलब उसका डेविएशन क्या है, मैक्सिमम। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डिस्पर्जन क्या होता है, तो उसको समझाना है कि भाई व्हाइट कलर की लाइट के जो 7 पार्ट हो जाते हैं इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। वो बोले बताओ 7 पार्ट कौन से हैं, तो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट करता है, तो आपको बोलना है वायलेट। कौन सा कम डेविएट करता है, तो आपको बोलना है रेड कलर। फिर पूछे कि बताओ डिस्पर्जन क्यों होता है, डिस्पर्जन इसलिए होता है बिकॉज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अगर सब कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक ही होता, मान लो कि सब कलर के लिए सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता, तो सब कलर की लाइट बराबर डेविएट होती। लेकिन यहाँ पे सब कलर अलग अलग डेविएट हुए, मतलब सबके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो लाल के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो देखो लिखा हुआ अभी मैंने, रेड लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो डेविएशन मिनिमम, वायलेट हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो डेविएशन मैक्सिमम। लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी पूछना है इसमें तो आप क्लियर कर सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, लिख लिया सबने, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉप में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है देखो, अब तुम सब ध्यान से देखना। देखो, सपोज करो कि ये कोई एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, और मान लो कि इधर से कोई लाइट आ रही है, मान लो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। तो होता क्या है, आपका जो पार्टिकल है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पार्टिकल एब्जॉर्ब्स द लाइट, मतलब ये कोई पार्टिकल है, जैसे ही इस पर लाइट गिरती है आपका पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। पार्टिकल एब्जॉर्ब द लाइट एंड इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। क्योंकि आपके पार्टिकल ने लाइट को पकड़ लिया, तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जैसे मान लो केला आ रहा है, तुमने केला खा लिया, तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई। तो वही, लाइट आ रही है, पार्टिकल ने लाइट को पकड़ लिया, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई। तो होता क्या है, फिर थोड़ी देर के बाद क्या आता है, आपका जो पार्टिकल होता है ना, वो सब डायरेक्शन में लाइट को वापस री एमिट कर देता है, इधर 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 इधर। तो लाइट आई, पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, वापस सब डायरेक्शन में फेंक दिया। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम स्कैटरिंग। तो पार्टिकल री एमिट्स द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो तुमको एक प्रोसेस समझ में आया, देखो पार्टिकल है, पे लाइट आई, पार्टिकल लाइट को पकड़ लिया, तो हो गया। जैसे ही पार्टिकल लाइट को पकड़ता है तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है, और थोड़ी देर बाद क्या करता है, पार्टिकल सब डायरेक्शन में लाइट को वापस री एमिट कर देता है। तो स्कैटरिंग होता क्या, देखो अपनी कप में, फेनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन scattering, phenomena of absorption and then re-emitting light in different directions is called as scattering. तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है,
पहले आपका पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है। अब एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल के पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो वापस सब डायरेक्शन में फेंक देगा। तो पार्टिकल करता है जिस लाइट को एब्जॉर्ब किया ना, तो सब डायरेक्शन में फेंक देता है, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो पार्टिकल री एमिट्स द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। तो फेनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, लिख लिया सबने, क्योंकि डाउट है इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। अमाउंट ऑफ लाइट scattered is inversely proportional to wavelength। तो इसका मतलब पता है क्या है, कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो लिखो अपनी कप में, रेड लाइट will be scattered the least because it has higher wavelength, and violet light will be scattered the most because it has lower wavelength। तो अगर तुम भूल गए हो तो पता है मैंने लास्ट क्लास में तो लिखवाया था कि ये जो होता है ना विबग्योर, VIBGYOR, तुम V से लेके रेड की तरफ जाते हो तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अमाउंट ऑफ लाइट स्केटर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो रेड लाइट विल बी स्कैटर्ड द लीस्ट। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ लाल लाइट की स्कैटरिंग कम क्यों होती है, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज हायर वेवलेंथ। एंड वायलेट लाइट विल बी स्कैटर्ड द मोस्ट। वायलेट कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर क्यों होगी, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। लिख लो अपनी कॉपी, लिख लो। और जिसको वेवलेंथ नहीं पता, देखो मैं वापस समझा दूंगा वेवलेंथ क्या होता है, एक बार ये लिख लो अपनी कॉपी। तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है। तो अब तुम पूछोगे सर वेवलेंथ क्या होता है, देखो वेवलेंथ का मतलब क्या है। देखो ये लाल कलर की लाइट है, तो लाल कलर की लाइट का वेवलेंथ देखो इतना ज्यादा होता है। वेवलेंथ मतलब एक वेव की लेंथ कितनी है, और मान लो ये आपकी ये वायलेट कलर की लाइट है, तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो जितना वेवलेंथ कम होता है ना, आपकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, जितना वेवलेंथ ज्यादा होता है ना, आपकी स्कैटरिंग उतनी कम होती है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को स्लाइड में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
लिख लिया? देखो अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, वाई danger signals and red color light is used at traffic signals. तो जो भी डेंजर तुमने देखा होगा ना, कभी भी कोई डेंजर का सिंबल तो वो लाल कलर से बना होता है ना? और ट्रैफिक लाइट भी तुम्हें तो देखा होगा कि लाल होती है या ग्रीन होती है या ऑरेंज होती है, तुमने कभी देखा होगा। तो इसका रीजन क्या है, देखो लिखो अपनी कॉपी में। तो लिखो रेड लाइट हैज हायर वेवलेंथ and so it is scattered the least. तो रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है, स्कैटरिंग कम होती है तो इसका मतलब क्या है, रेड लाइट दूर तक जा सकती है, सो इट कैन ट्रैवल टू लार्जर डिस्टेंसेस। जैसे वायलेट कलर की लाइट है, तो वायलेट कलर की लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, तो स्कैटर होकर पूरी लाइट ही खत्म हो जाएगी, तो पता पड़ा तुम तक लाइट पहुंची नहीं, तुम दूर बैठे हो। लेकिन रेड कलर की लाइट की तो स्कैटरिंग कम होती है, तो रेड कलर दूर दूर तक दिखाई देता है। तो रेड लाइट इज हायर वेवलेंथ एंड सो इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट एंड सो इट कैन ट्रैवल टू लार्जर डिस्टेंसेस। तो तुम्हें मान लो कोई डेंजर का सिग्नल है, मान लो बहुत दूर भी तुम्हें दिखाना है, तो अगर तुम्हें लाइट को दूर तक भेजना है तो उसकी स्कैटरिंग कम होनी चाहिए, क्योंकि लाइट की अगर स्कैटरिंग होगी तो रास्ते में ही सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो दूर तक पहुंचेगी कैसे? तो अगर किसी लाइट को तुम्हें दूर तक पहुंचाना है, बहुत दूर तक, तो तुम्हें उस लाइट को कौन से कलर का बनाना पड़ेगा? रेड कलर का। तो तुम किसी का भी बना सकते हो, विग्योर, VIBGYOR, है ना? तो अपन येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, इन सब की स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। तो इस ट्रैफिक सिग्नल में देखो यही सब यूज होते हैं। तुमने कभी भी वायलेट या इंडिगो या ब्लू ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखा होगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड देखा होगा, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो स्कैटर होकर खत्म हो जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो दूर दूर तक जाते हैं। इसलिए लाल कलर को अपन डेंजर में और ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं। आया समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में इसको। देख लिया? कोई डाउट तो पूछो इसमें यार। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। देखो, तो तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो कि ये ट्रक है, मान लो ट्रक में आपके पास दो कलर के गुब्बारे हैं, एक लाल कलर के गुब्बारे और मान लो ट्रक में एक ब्लू कलर के गुब्बारे हैं। और मान लो जब ये ट्रक चल रही है तो आप क्या कर रहे हो? सारे ब्लू कलर के गुब्बारे को बाहर फेंक रहे हो, रेड को नहीं फेंक रहे हो, ब्लू को बाहर फेंक रहे हो। तो तुम मुझे बताओ, आपको सब तरफ कौन से कलर के गुब्बारे नजर आएंगे? ब्लू कलर के क्यों नजर आएंगे, सोचो। क्योंकि ट्रक के अंदर लाल कलर ट्रक के अंदर ही रह गया, और आपने सब तरफ कौन से कलर के गुब्बारे उछाले? ब्लू कलर के। तो आपको ट्रक के आसपास क्या कलर के गुब्बारे नजर आएंगे? ब्लू कलर के। वही होता है लाइट के साथ। तो लिखो अपनी कप में, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। तो उसका आंसर है स्कैटरिंग।
उसका आंसर क्या है? स्कैटरिंग। तो लिखो अपनी कॉप में, लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ such as violet, indigo, blue are scattered the most, and so sky appears blue in color. तो होता क्या है कि जब सन से लाइट आती है तो सन से तो व्हाइट कलर की लाइट आती है, लेकिन जिनकी वेवलेंथ कम है जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, तो इसलिए अपने को आसमान इन कलर का नजर आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू का कॉम्बिनेशन। अवर आईज आर more sensitive to blue color than violet, so sky appears blue. बेसिकली वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू होता है, लेकिन क्या होता है कि अपनी आंखें ब्लू कलर की ज्यादा सेंसिटिव है, तो अपने को स्काई फिर ब्लू ही नजर आता है। तो पहला रीजन तो ये कि ब्लू क्यों नजर आता है, क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू उन सबकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, पर इन तीनों में से भी ब्लू क्यों नजर आता है? तो ब्लू से नजर आता है क्योंकि अपनी आंखें ब्लू के लिए ज्यादा सेंसिटिव है ना? तो लिख लो अपनी कॉपी में, इसके आगे पर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लिख लो इसको अपनी कॉपी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। सर अगर अपन एक डार्क कमरे में एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब जलाएं और एक वायलेट कलर का बल्ब जलाएं तो सर रेड है ना, रेड से ज्यादा दिखता नहीं है उस कमरे में, और सर वायलेट से मतलब रोशनी पूरी अच्छे से जाती है, तो सर इसका रीजन भी स्कैटरिंग ही है। मतलब अगर तू रेड कलर का बल्ब है वायलेट कलर का, तो अगर तुम दूर किसी घर में खड़े हो ना, तो उस घर से तुम्हें रेड कलर का बल्ब तो नजर आएगा, वायलेट नजर नहीं आएगा, वायलेट नहीं है। क्योंकि वायलेट लाइट रास्ते में खत्म हो जाएगी स्कैटर होके, तो तुम्हारी आंखों तक कौन सी पहुंचेगी? रेड कलर की लाइट। नहीं सर, पर उस रूम में ही तो सबसे ज्यादा वायलेट ही स्कैटर करेगी ना। उस रूम के अंदर भी हाँ वायलेट स्कैटर करेगी, और रूम तो पास हो गया ना, तो रूम के अंदर बैठ के अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है, किसी कम हो रही है, क्योंकि वो तो इतना पास है ना? लेकिन दूर जाके बैठोगे तो पता पड़ेगा कि स्कैटरिंग ज्यादा है कि कम है। हाँ, पर रूम के अंदर जो तेरा क्वेश्चन है ना वो करेक्ट है कि स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, तो वायलेट, स्कैटरिंग तो वायलेट की ज्यादा होगी। पर होता क्या है कि रूम इतना पास है ना दोनों बल्ब के, कि दोनों बल्ब से रूम में बराबर लाइट पहुंच रही है, और रूम के अंदर क्या होता है, स्कैटरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो स्कैटरिंग ज्यादा होती है ना वो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में होती है। अपने रूम के अंदर तो देख क्या होता है कि रेड और वायलेट की बराबर स्कैटरिंग ही होती है, क्योंकि अपने रूम के अंदर पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो अपर एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, वहां पे पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, तो वो रेड को कम स्कैटर करते हैं, ब्लू को ज्यादा करते हैं। अपने रूम के पार्टिकल्स बड़े हैं, तो रूम के पार्टिकल्स करीबन करीबन सबको बराबर ही स्कैटर करते हैं, तो रूम में तेरे को इतना फर्क नजर नहीं आएगा। ओके सर।